हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका बहुत स्वागत है। हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया था जूनियर अकाउंटेंट या टीआरए भर्ती का सिलेबस पेपर 2 का। उसी श्रृंखला में आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड पेपर में यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले तो इस पेपर के बारे में मैं बताऊं कि ये बहुत डायनामिक पेपर है। इसको पढ़ने के लिए बहुत अच्छी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। इसको बहुत आसानी से इसमें बहुत अच्छा स्कोर करना संभव नहीं है। चैलेंजिंग पेपर है। ऐसा क्यों बोलता हूं मैं? क्योंकि इस सेकंड पेपर में बाकी जितने भी यूनिट्स हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए रूल्स वाले 2 पेपर हैं, अकाउंटिंग का पेपर है, ऑडिटिंग का है, बिजनेस स्टडीज़ का है, वो इसकी तुलना में काफ़ी आसान रहते हैं। यहाँ पे पहले तो आपको टीचर ऐसा चाहिए जो सारी बातें समझा दे, और दूसरा उसके बाद खुद की मेहनत, याद रखने का जो चीज़ें हैं वो बहुत हैं, आंकड़े बहुत हैं। सही से ना याद करो तो कोई ना कोई सवाल यहाँ पे गलत हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट माने इस पेपर को, और इसमें और पेपर की तुलना में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ बच्चे इस ख्याल में दुखी होते रहते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में कॉमर्स वालों को एडवांटेज मिलता है। ये पेपर ऐसा है जो कॉमर्स वालों ने, आपने, इसने, उसने, किसी ने पहले नहीं पढ़ा है, सभी को पहले बार पढ़ना है। ऐसा क्यों? आप जो स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जैसे आर्ट्स वाले बच्चों के रहा होगा, तो अर्थव्यवस्था नहीं, अर्थशास्त्र होता है, इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स में आप कोर इकोनॉमिक्स की बातें पढ़ के आते हैं। वहाँ पर आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि मांग या डिमांड क्या होती है, सप्लाई या आपूर्ति क्या होती है, उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता की इच्छाएं क्या होती हैं, संतुष्टि क्या होती है, सेटिस्फैक्शन क्या, इस तरह की चीज़ें। वो एक डिफरेंट लेवल पे चलता है। यहाँ पे इसका लेवल और इसका जो डायमेंशन है वो टोटली डिफरेंट है। ये उसी बच्चे ने पढ़ा होगा जिसने पहले किसी कंपटीशन की तैयारी की होगी। और अगर मैं आपको ठीक से बताऊं तो यूँ समझें कि आरएएस वगैरह में या ऐसे पेपर्स में जो सिलेबस आता है ना, कुछ हद तक वैसा सा सिलेबस यहाँ पे कॉपी कर दिया गया। उतना नहीं है, लेकिन कुछ यूनिट वहाँ से वैसे वैसे कॉपी कर दी गई है। सेकेंड पेपर में आरपीएससी ने पिछली बार ऐसा लिखा था कि जो सिलेबस होगा वो ग्रेजुएशन स्तर का होगा, पर यकीन मानिए जो 3 पेपर पहले 3 पेपर जो कॉमर्स के हैं, जिसमें से एक का नाम है बिजनेस स्टडीज़, एक का नाम है ऑडिटिंग, एक का नाम है अकाउंटिंग, वो तीनों तो 11वीं 12वीं के स्तर के हैं। उसमें 11वीं 12वीं से ऊपर की बात आती नहीं है। फिर लास्ट के 2 पेपर बचेंगे रूल्स वाले, आरएसआर और जीएफ&एआर, पेपर नंबर 5 और 6। वो पेपर ऐसे हैं जिनके अंदर क्या 11वीं का लेवल, क्या 12वीं का, एक ही लेवल है। 2 कानून है सरकार के, 2 नियम है सरकार के, उनको पढ़ना होता है। सभी बच्चों के लिए नया है। कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जिसने स्कूल में वो पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि वो तो नौकरी के बाद काम आने वाली चीज़ें हैं, स्कूलों में कहाँ पढ़ाई जाएंगी, तो वो सबके लिए नया है। तो अगर हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल की, तो ये इकलौता ऐसा पेपर है जिसमें ग्रेजुएशन का थोड़ा सा लेवल टच करने की कोशिश की जाती है। जो हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इस पेपर में ध्यान देने की ज़रूरत है। बिना ध्यान के ये पेपर आपको धोखा दे सकता है। सबसे पहले हम देखें इसमें हमें पढ़ना क्या है। पहली चीज़ हमें पढ़नी है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था में पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था के फीचर्स, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं या खास बातें क्या क्या हैं। हमें पढ़ना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में समस्याएं या प्रॉब्लम्स क्या रही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में आज तक इकोनॉमिक पॉलिसी या आर्थिक नीति कौन कौन सी बनी है, कब कब आर्थिक नीतियां लागू हुई हैं भारत में वर्तमान में कौन सी आर्थिक नीति लागू है। अगला हमें पढ़ना है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। भारत में उद्योगों को लेके जो नीतियां बनती हैं उनको हम औद्योगिक नीति बोलते हैं। तो भारत में कब और कौन सी औद्योगिक नीति लागू हुई, किस औद्योगिक नीति का लक्ष्य क्या था, किस औद्योगिक नीति की सफलता कितनी रही, उस औद्योगिक नीति को बनाने वाला व्यक्ति कौन था, इस तरह की चीज़ें हमें पढ़नी है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, किसके कार्यकाल में लागू हुई वो औद्योगिक नीति है, और वर्तमान में कौन सी नीति चल रही है उसकी खास बातें क्या है। एक हमें पढ़ना है फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है राजकोषीय नीति, कि भारत में वर्तमान में राजकोषीय नीति कौन सी चल रही है। राजकोषीय नीति देखने में तो लगता है छोटा सा नाम राजकोषीय नीति, और लोग छोटा सा काम करा देते हैं, इसमें अधूरा काम करा देते हैं। अधूरा काम करने से बात नहीं बनेगी। राजकोषीय नीति एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर हमें सारी बातें पढ़नी पड़ेंगी कि सरकारी बजट कैसे बनता है, सरकारी बजट में घाटे कैसे कैसे आते हैं, उन घाटों की पूर्ति कैसे होती है, सरकारी टैक्स कैसे, सरकार टैक्स कैसे वसूलती है, भारत में कितने प्रकार के टैक्स लिए जा रहे हैं, कौन से टैक्स को कैसे लिया जाता है, किस टैक्स से कलेक्शन कम होता है, किससे ज़्यादा होता है, सारी की सारी बातें हमें पढ़नी है। और भारत में वर्तमान में राजकोषीय परिस्थितियां कैसी चल रही हैं, लॉकडाउन के घाटों को कैसे पूरा किया जा रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। बेहद शानदार और बेहद इंटेलेक्चुअल पेपर है ये, बहुत मेहनत लगेगी हमें यहाँ पे। अगला हमें पढ़ना है इकोनॉमिक प्लानिंग।
इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब हो गया आर्थिक नियोजन। तो भारत में आर्थिक नियोजन या प्लानिंग कैसे हुई? इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक नियोजन का मतलब होता है सरकार ने जो भी आर्थिक विकास का काम देश में किया होगा वो किसी न किसी योजना के तहत किया होगा। उदाहरण के लिए आपने सुना है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान सुना है ना सबने, तो पंचवर्षीय योजना भी एक तरह का आर्थिक नियोजन है। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन का इंपॉर्टेंस या महत्व क्या हुआ, और लास्ट चीज है बेसिक फीचर ऑफ 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान या 11वीं पंचवर्षीय योजना की बेसिक विशेषताएं क्या रही। देखिए मैं वैसे ये मान के चलता हूं कि पेपर 2 के सिलेबस में बहुत ज़्यादा बदलाव होने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन कुछ एक चीज़ें तो चेंज होंगी। 2013 के समय हमारे पास जो लेटेस्ट पंचवर्षीय योजना थी वो सिर्फ 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसलिए सिलेबस में रखा गया 11वीं पंचवर्षीय योजना की विशेषता। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी थी, तो अगर बाद में पेपर आता तो 12वीं की विशेषता पूछी जाती। आज हम जिस वर्ष में खड़े हैं 2022 में, अब हमारे भारत में नई पंचवर्षीय योजना है बनना ही बंद हो गया है। तो हो सकता है कि ये वाली जो यूनिट है इसमें कुछ फेरबदल सिलेबस में कर दिया जाए, पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह अब ना पूछी जाए, पुरानी बात हो गई, हिस्टोरिकल बात हो गई। और अर्थव्यवस्था में हमेशा करंट अपडेटेड ताज़ा चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसके आने की संभावना थोड़ी सी कम है। यहाँ पे आपको बदलाव सिलेबस में देखने को मिलेगा। और भी कोई बदलाव नहीं हुआ ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछ लेंगे कि भारत में आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या है, उद्देश्य क्या रहे। लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना की विशेषता ये हटने ही वाला है, 100% तय। उसके बाद अगली चीज हमें पढ़नी है जिसका नाम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब हो गया जनसंख्या विस्फोट। तो भारत में बेतरतीब बेहिसाब जनसंख्या बढ़ी है, तो हम समझ सकते हैं कि ये जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। जनसंख्या विस्फोट के कॉज कारण क्या है, इफेक्ट या प्रभाव क्या है, और रेमेडीज मतलब उसके उपाय क्या है। तो जनसंख्या विस्फोट क्यों हुआ, क्या प्रभाव पड़ रहा है इससे, और इसकी रेमेडीज या सुधार के उपाय क्या है। एक चीज हमें पढ़नी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। भारत की आर्थिक समृद्धि, देश आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, तो भारत की आर्थिक समृद्धि और जनसंख्या, इन दोनों का आपस में लिंकेज क्या है, ये एक दूसरे को किस तरह से पॉजिटिवली नेगेटिवली जोड़ते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, वो हमें पढ़ना है। अगली चीज हमें पढ़नी है रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का क्या रोल है, कृषि क्षेत्र की भूमिका क्या है, कृषि क्षेत्र का महत्व क्या है, ये हमें पढ़ना है। और वो तो हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर तो इंडिया के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहा है, तो उसके बारे में डिटेल में जानना है कि कैसे कृषि महत्वपूर्ण है, आज के दिन क्या रोल प्ले करती है, आज़ादी के समय क्या रोल रहा, आज भारत की अर्थव्यवस्था जहाँ तक पहुँची उसमें इसका कैसे योगदान रहा। अगली चीज़ हमें पढ़नी है सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड रिसेंट ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर मार्केट। भारत में कृषि वित्त, किसानों को जो लोन वगैरह मिलता है, वो कृषि वित्त का भारत में वर्तमान में क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे वर्तमान में फाइनेंस उनको मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसको हम बोलते हैं कृषि विपणन। कृषि विपणन पूछा तो तब भी गया है, लेकिन आज के दिन ये बेहद अहम मुद्दा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसानों के लिए मोदी सरकार 3 बिल लेके आई थी, 3 कानून लाए थे ना, कृषि कानून। फिर किसानों ने लंबा विरोध किया, लंबे विरोध के बाद सरकार ने वो कृषि कानून वापस ले लिए। वो कानून मुख्यतः एग्रीकल्चर मार्केटिंग या कृषि विपणन के संबंध में थे, तो उनके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में जानेंगे। अगली चीज़ हमें पढ़नी है भारत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हमारे देश में औद्योगिक विकास कैसे हुआ है, उद्योगों की समृद्धि कैसे हुई है, और भविष्य में उद्योगों के और विकसित होने की संभावना क्या है। सिलेबस सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी तो देखो शुरू हुआ है, तो इस पेपर का सिलेबस भी बड़ा है और इसको ठीक से करने के लिए काफ़ी मेहनत लगेगी, मतलब समय भी खूब खाएगा, ये समय खूब खाएगा। डायनामिज्म बहुत है, इतना डायनामिक है कि पूरा पढ़ने के बाद भी लगता है कि अभी भी कुछ ना कुछ चीज़ें छूट गई हैं। और स्तर इसका वास्तव में ग्रेजुएशन या मैं तो कहता हूँ पीजी तक का लेवल इन्होंने खींच लिया, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक वो हैं जो आरएस में भी नहीं है। आरएस में ये डायमेंशन अब जाके इस साल जो आरएस मेंस का सिलेबस आया उसमें ऐसी चीज़ें अब जोड़ी गई हैं, यहाँ तो पहले से हैं। बस फ़र्क ये है कि आरएस मेंस में थ्योरी का क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव सवाल आता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आता है। यूपीएससी में भी सिलेबस बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये तो बहुत हाई लेवल का पेपर। आइए और देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में, जिसका नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति का भारत में कॉज क्या है, कारण क्या है, मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या पड़ते हैं, और मुद्रास्फीति अगर है तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास उपचार या रेमेडी क्या है, मुद्रास्फीति को कैसे हल किया जा सकता है।
अगली चीज़ हमें पढ़नी है रोल एंड प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां, सरकार के स्वामित्व वाले उद्योग, वो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो भारत में क्या भूमिका निभाता है, उसका भारत में क्या महत्व है और किन समस्याओं से सरकारी उद्योग जूझ रहे हैं, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। आप ये जानते हैं कि भारत में 90 के दशक के बाद 1991-92 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या औद्योगिक सुधार लागू किए गए थे और 3 नाम आप शुरू से सुनते आए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में हम बोलते हैं उदारीकरण, वैश्वीकरण और इसके साथ साथ निजीकरण। तो ये जो 3 सुधार हैं, इन सुधारों का भारत के उद्योग और कृषि पे क्या प्रभाव पड़ा, तो हमें पढ़ना है कि एक तो सुधार हुए कब, क्यों हुए, और भारत की कृषि को, भारत के उद्योगों को, या दूसरी भाषा में मैं बोलूं भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे वो प्रभावित कर गए, सकारात्मक नकारात्मक क्या प्रभाव पड़े। अगली चीज हमें पढ़नी है रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन इंडियन इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था में मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनका क्या महत्व है, उनका क्या प्रभाव है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो ये भी हमें ध्यान से पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हमें पढ़ना है फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में हमें क्या क्या पढ़ना है, विदेशी व्यापार में हमें पढ़ना है कि विदेशी व्यापार का वॉल्यूम क्या है, मतलब विदेशी व्यापार की वर्तमान में मात्रा क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना विदेशी व्यापार हो रहा है। कंपोजिशन का मतलब है, जैसे आपने बोला कि भारत में वर्तमान में विदेशी व्यापार 3000 करोड़ का, जस्ट एग्जांपल के लिए, तो हमें कंपोजिशन पढ़ना है कि 3000 करोड़ में कृषि क्षेत्र कितना, उद्योग क्षेत्र कितना, सेवा कितना, उस विदेशी व्यापार में आयात कितना, निर्यात कितना, विदेशी व्यापार में वस्तु कितनी, सेवा कितनी, विदेशी व्यापार में हमें यह पढ़ना है छोटे उद्योगों का योगदान कितना, बड़े उद्योगों का कितना, कंज्यूमर गुड्स का कितना, सोने चांदी का कितना, इस तरह की 100 चीज़ें हमें पढ़नी है। इसके साथ हमें पढ़ना है एंड डायरेक्शंस, और वर्तमान में इसकी दशाएं, दिशाएं। उसके बाद एक बेहद खतरनाक टॉपिक जिसका नाम है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। इंसान का दिमाग खराब हो जाता है पढ़ते पढ़ते, ये समझ में ढंग से नहीं आता है। आप तो इंटेलिजेंट हो, आपको तो आराम से आएगा, चिंता मत करो। तो नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम में हमें पढ़ना है अवधारणा। राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें पढ़ना है कंप्यूटेशन, राष्ट्रीय आय की कंप्यूटेशन या गणना कैसे होती है, और हमें पढ़ना है राष्ट्रीय आय का डिस्ट्रीब्यूशन, जो पूरे देश की कमाई है वो देश के नागरिकों में बढ़ती कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन या उसका वितरण कैसे होता है, ये हमें पढ़ना है। अगली चीज़ हमें पढ़नी है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। और जैसे ये मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है, दुख होता है कि प्रैक्टिकली इन्होंने आरएस का पूरा सिलेबस डाल दिया यहाँ पे, और आरएस में ये अच्छा खासा पेपर है, यहाँ 25 नंबर के लिए बच्चों को क्या क्या पढ़ना है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में हमें पढ़ना है बेसिक फीचर्स। बेसिक फीचर का मतलब हो गया राजस्थान की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड टूरिज्म। राजस्थान में उद्योग, पर्यटन और कृषि, इनका विकास कैसे हुआ और इनके विकास के लिए भविष्य में और क्या संभावनाएं बाकी। तो देखिए यहां तक आके हमारा इकोनॉमी का सिलेबस पूरा हो जाता है। इसमें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस पेपर से सावधान रहिए। इस पेपर के लिए अच्छी गाइडेंस के बिना आपकी बात नहीं बनने वाली है। अगर सही ट्रैक पे रहेंगे तभी यहाँ पे नंबर आएंगे। तो मेहनत कीजिए, हम लोग मिलेंगे अगले किसी सेशन में अगला सिलेबस डिस्कस करने के लिए। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।